गुजरात से किशन भाई सोलंकी प्रेसिडेंट, हरियाणा से मूला निवासी आवा सिंह प्रेसिडेंट, झारखंड से मूला निवासी निशंत सिंह प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र से मूला निवासी अजय दस्यंती प्रेसिडेंट, मध्य प्रदेश से कुशाल किशोर कोरी मध्य प्रदेश से, टाइम लग जाएगा। आप केवल संचालन का काम करिए। हाँ हाँ पास में माइक पे आवाज़ नहीं जा रही, रिकॉर्डिंग करिए। राजस्थान से प्रेमचंद्र भंडारी, उत्तराखंड से मूल निवासी दीपक चलियास जनरल सेक्रेटरी, यूपी ईस्ट में रमेश गौतम और यूपी साउथ में आर.बी. गौतम। Sathiyo, today we will discuss on local problems of Mula Nivasis in different states and their solution. सब्जेक्ट को प्रस्तावन करने के लिए हम जिले सिंह सब्रवाल को करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जो आज का ये सत्र है, इस सत्र में विभिन्न राज्यों में मूल निवासियों की स्थानीय समस्या और उनके समाधान के बारे में चर्चा की जाएगी। वैसे तो हमारे महापुरुषों ने इन समस्याओं से जूझते हुए हमें अपना रास्ता बताया है, दोस्त और दुश्मन की पहचान बताई है और हर एक मूल निवासी इन समस्याओं से घिरा हुआ है और कभी ना कभी इन समस्याओं से वो जूझते हुए नजर आते हैं। और अभी वैसे तो हर रोज़ जब भी आप अखबार पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि मूल निवासियों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते जा रहे हैं। अभी जो ताज़ी घटना एक हरियाणा की है, वहाँ पे कुछ अपने मूल निवासी समाज के मजदूर आदमी जिनको मजदूरी के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपना काम पूरा किया, उसके बाद मजदूरी मांगी तो उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम हर जगह समस्याओं से घिरे हुए हैं भारतवर्ष में, तो इसलिए आज के जो ये प्रतिनिधि सत्र बुलाया गया है, इसमें विभिन्न राज्यों के जो मूल निवासी संघ के राज्य अध्यक्ष हैं या महासचिव महोदय हैं, वो इन समस्याओं के बारे में विचार करेंगे और इन समस्याओं से हम कैसे अपना सुधार कर सकते हैं, कैसे इनसे दूर हो सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो एक दो, वैसे तो मोहिते जी ने आप में काफ़ी हौसला भर दिया है गीत गा के, तो मैं एक दो नारे बोलूँगा ताकि हम ये सब तरफ शुरू कर सकें। मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा,
जो संविधान को लागू करेगा वही देश पे राज करेगा। जो संविधान को लागू करेगा। पहले हम 2 बातें करते थे मोटी मोटी, तो मैंने 3 कर दी हैं। ये 3 बातें हैं मोटी मोटी। सबको शिक्षा, सबको इज्जत, सबको रोटी, ये बोलना है हमने। 3 बातें हैं मोटी मोटी, सबको शिक्षा, सबको इज्जत, सबको रोटी। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। Now I request Mr. Ram Ashish Prasad Mandal to talk on this subject. हेलो हेलो सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। सम्मानित मंच एवं इस हॉल में उपस्थित हमारे देश के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुजन साथियों, भाइयों एवं बहनों, मैं इस मंच से मैं आपको हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। आज का जो विषय की चर्चा है, मूल निवासियों की स्थानीय समस्या एवं समाधान पर चर्चा, जो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक सभी मूल निवासी पुरखों में मानवीय गौरवशाली व्यवस्था को वैचारिक आंदोलन के माध्यम से पुनः स्थापित करने का लक्ष्य अपने जीवन के लिए बनाया और अंततः उस व्यवस्था को भारतीय संविधान के माध्यम से पुनर्स्थापना किया। परंतु ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अभी तक संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और इसके चलते हमारी मूल निवासी बहुजनों की जो दशा जो पहले थी आज भी वो बरकरार है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग है हमारे सामने। और फिर ये अब ये कह रही है कि ऐसी स्थिति में राज्य इकाई भूमिका प्रभावी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए स्पष्ट हो जाता है। राज्य के साथ साथ हर स्तर की समस्याओं को निदान में संगठन की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए यह विषय चर्चा के लिए रखा गया है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इस समस्या को देखते हुए उन्होंने संविधान के माध्यम से भारत में यह संविधान के माध्यम से लागू किया, लेकिन बेईमानों ने इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दिया। तो अब हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम लोगों को मिल करके इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। और इस आंदोलन को हमें गांव-गांव में जा करके, घरों में जा करके और चर्चा करने की जरूरत है। और इसी कड़ी में जो पहले से हमारे बीच BS4 कार्यक्रम जो चल रही है, इसमें और तेजी से
इस चर्चा को बढ़ाने की हम जरूरत समझते हैं। और हमारे दूसरे तरफ से आज हमारे ऊपर, हमारे बहुजन साथियों के ऊपर सांस्कृतिक हमलाएं हो रही है। वो दुश्मन जो है वो अपने संस्कृति को, हमारे जो बेईमान है, जो हम ब्राह्मणवादी ताकते हैं, जो अपनी संस्कृति को हम बहुजनों पर अभी भी थोप रहे हैं, और इसका आज खमियाजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो इसके लिए हम सारे लोगों को, जिस जगह से हैं, हम लोगों को गांव-गांव में जा करके हम अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। और इस चर्चा के लिए सबसे जो ज़्यादा जो जिम्मेदारी दी गई है, ये मूल निवासी संघ की साथियों को दी गई है, और ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। जब तक हम अपनी बातों को लेकर के हम अपने बहुजन साथियों के पास नहीं जाएंगे तो इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो रोज अपना प्रचार प्रसार वो कर रहा है, और हमारे ही बहुजन साथियों के बीच में जा करके अपनी संस्कृति को थोप रहा है। तो जब तक हम उसका काउंटर नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमारी दुश्मन की ताकतें बढ़ती जाएगी, और जो हमारे पूर्वजों को, पुरखों का जो सपना था, वो अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी। आज हम बात करते हैं 21वीं सदी की बात करते हैं। आज बहुत सारे जगहों पर घूमने से ये पता चलता है, हमारे कुछ चंद लोग कहते हैं कि हम एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक शिक्षित होना और समझदार होना दोनों दो चीजें हैं। हम शिक्षित होने में परसेंटेज हमारा अपग्रेड हुआ है, लेकिन अभी भी बौद्धिकता की कमी है। अभी हम बौद्धिक रूप से ये स्ट्रांग नहीं हुए हैं, और यही कारण है कि हमारे दुश्मन हमारे बीच में आकर के अपनी संस्कृति और अपनी बातों को थोप करके चले जाते हैं, और हम भी, हमारे साथी भी उसी में उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो हमें स्ट्रांग बनाना होगा, समझदारी को डालना होगा, और खास करके जो स्टेट कमेटी की जो जिम्मेवारी है, वो हमें लगता है कि अभी भी, जो कल बोरकर साहब के माध्यम से बातें आई कि अभी भी हम ब्लॉक स्तर तक कमेटी का गठन नहीं किया है। तो हमें संगठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम जब तक प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और गांव में पीएससी कमेटी का निर्माण हम यदि नहीं करेंगे, तो ये मेरा जो संदेश है, जो मेरा पुरखों का जो सपना है, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम आज हम लोग इस अधिवेशन से लौटने के बाद हम इस प्रक्रिया में हम लोग सबको लग करके और इस सपना को पूरा करने की जरूरत है। बस इसी शब्द के साथ मैं सभी साथियों को फिर जय भीम, जय मूल निवासी बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू मंडल जी। अब छत्तीसगढ़ से तेरस राम यादव को बुलाता है, वो स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। हमको विषय दिया गया है विभिन्न राज्यों में मूल निवासियों की स्थानीय समस्या एवं समाधान पर चर्चा। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या
स्थानीय जो है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और शोषण, इन समस्याओं से हमारे लोग जो हैं अपने लोकल राज्य में जो समस्याओं का जूझ रहे हैं, इस वजह से उनको कम दर पर काम लिया जाता है और उसको रोज़गार ना देके उसको ठेका मजदूरी में काम लिया जाता है और दुकानों में काम लिया जाता है और उसका सही उसका मूल्य नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो अपनी घरेलू और अपनी शारीरिक आर्थिक स्थिति को सक्षम नहीं बना पाता और दुकानों में भी उनके साथ शोषण होता है। ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, ये हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसकी देन है। हमारे लोग अशिक्षित होने की वजह से उस समस्या को ब्राह्मणवाद का देन है ये नहीं समझ पा रहे हैं और वो उनको पाठ पढ़ाया जाता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है और वो इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, जिस वजह से उसको ख़त्म करने के लिए वो अपना स्वयं की प्रेरणा लेने में कोई रुचि नहीं लेता और इस देश की जो व्यवस्था है वो शिक्षा है जो उसको तर्क शक्ति पैदा करने में सक्षम नहीं है और अंततः उस बात को स्वयं स्वीकार कर लेता है कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है और जो जैसे ही वो स्वीकार करता है वो किसी एक ब्राह्मण को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। हमारे देश में हम सभी के घरों के अंदर में टीवी होती है। इन टीवी पर जो कलाकार होते हैं वो एक्टिंग में, डायलॉग में, गानों में पीएचडी किए होते हैं और ऐसे हमारे लोगों के घर के अंदर, हमारे महिलाओं के, हमारे बच्चों के दिमाग में वो ब्राह्मणवाद को धीरे धीरे घोलते हैं। अब इतने पढ़े लिखे लोग जब हमें ब्राह्मणवाद पढ़ा रहे हैं तो हमारे अशिक्षित और जो जिनके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है वो उसको क्या समझ पाएंगे। इस देश की जितने भी मीडिया है वो हमको हमारी वास्तविक समस्या पर कोई चर्चा नहीं करता। आज भी जो समस्याएं राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले और पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में जो था, आज भी वही समस्या बना हुआ है। हम अपनी समस्याओं के चिंतन में हम अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं लेते हैं, उनका जीवनी, उनका संघर्ष हम नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से हम उसका क्या हल है ये समझ नहीं पाते और इस देश की व्यवस्था में हम जातियों में टूटे हैं। इस वजह से हम अकेले कहीं आवाज़ उठाते हैं तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था हमको कुचल दिया जाता है। इसमें हमारी देश की महिलाओं को डबल मतलब दोहरा गुलामी झेलना पड़ता है, एक तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से और ऊपर से इस देश की पुरुष प्रधानता की वजह से। हमारे देश में अभी इतने सारे जो दुर्घटनाएं घट रही है, हम आज भी उन समस्याओं को इस गंदी व्यवस्था में जीने के कारण हमने उसको
ये समझ लिया है कि ये हमारी पुरानी परंपरा है और उस गंदी व्यवस्था को हम आज भी झेलते आ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, मैं एक 2 मिनट का मात्र एक स्टोरी है जो सुनाकर मैं बंद कर रहा हूँ। हमारे पुराने अधिवेशनों में एक किसी का लीडर ने ये उदाहरण पेश किया था मंच, बामसेप के मंच से। एक जंगल में आग लगी होती है और उस जंगल के सारे जानवर, पक्षियाँ एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होती रहती है। उसमें एक छोटी सी चिड़िया एक नदी से पानी लेकर एक निश्चित जगह पर बार बार डालते रहती है। तो उस जगह से पलायन करने वाले जितने जानवर और पक्षियाँ जो है उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारे इस पानी डालने से ये आग बुझेगी नहीं। तो उस चिड़िया का जवाब था कि ये बात मुझे भी मालूम है कि मेरे पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन मेरे एक जो बीज में जो पानी डाल रहा हूँ वो अगर बीज अगर बच जाता है तो आने वाले समय में वो एक पेड़ का रूप लेगा और एक पेड़ से 2, 3, 4 हजारों पेड़ का रूप लेकर ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारा जो थोड़ा थोड़ा जो वर्क है, हमारा काम है, वो समाज में हमको दिखाई देता है। और उस चिड़िया का जवाब था कि मेरा नाम उन गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा जो जंगल में आग लगी और वो अपने जिम्मेदारी से भागकर चले गए। मेरा नाम उन शहीदों में लिखा जाएगा जो अपने कौम के लिए काम करते करते कुर्बान हो गए। जय भीम, जय मूल निवासी साथी। Thank you, sir. Now I request all the speakers to please concentrate on the subject and talk on subject only for 5 minutes each. Now we call on Mr. Gujarat se Kishan Bhai Solanki. Kishan Bhai Solanki. नहीं है? हेलो, किशन भाई सोलंकी नेक्स्ट में। और हरियाणा से आवाज सिंह। मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, बहनों, आप सभी को हरियाणा की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज देश को आज़ाद हुए 77 साल बीत रहे हैं और भारत को संविधान को लागू हुए 74-75 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है वो आज जैसे थी वैसे की वैसे हैं। जब संविधान, बाबा साहब संविधान लागू करके जब संसद से निकल रहे थे तो मनुवादी ताकतें ये पूछ रही थी, प्रेस रिपोर्ट वाले उनसे पूछ रहे थे कि हमें पता है कि भाई आप संविधान को नहीं मानते। तो वो मनुवादी लोग, उनका कहना था कि भाई हम संविधान को के पूछा गया भाई आप संविधान को क्यों नहीं मानते, उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस संविधान में जो हमारी व्यवस्था थी उसमें इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए हम संविधान को नहीं मानते, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था और जाति पाति के पक्षधर थे जो आज भी हैं। अब हम उन लोगों पे दोष लगा रहे हैं कि भाई हम आज तक हमारा संविधान लागू है, लेकिन आज हम उसी स्टेज पे हैं जो पहले बाबा साहब हमें छोड़ के गए थे। बाबा साहब ने
अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को, परिवार को नुछावर कर दिया, लेकिन हमारे जीने मरने का सब कुछ संविधान में लिख दिया, लेकिन हम संविधान का कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, कितने कोई कुछ बोलना जाओ, चाहे कोई भी आके बोलना जाओ, जब तक हम खुद नहीं उसको अंदर तक नहीं जाएंगे, तब तक हम संविधान का पूरा प्रॉपर उसकी बातें हम नहीं लागू कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से, बुजुर्गों से, हमारे जितने यहाँ आए हैं उपस्थित विभिन्न स्टेटों, सभी से मेरा निवेदन है कि संविधान के प्रॉपर थ्रू जाएं और हर चीज़ का पूरा अध्ययन करें ताकि हमें पता लगे। अभी मनुवादी ताकतें, उनका तो मकसद यही है। मैंने एक बंच ऑफ थॉट पढ़ा है, उसमें लिखा है लिखने वाले ने कि देश के ऊपर तब राज किया जाता कि 5% अनपढ़ और 95% अनपढ़ और 5% पढ़े लिखे हों, तब देश पर राज किया जा सकता। इट मीन्स बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पिएगा वही दाड़ेगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो तर्क वितर्क करेगा, लेकिन 95% जब अनपढ़ है तो कौन तर्क वितर्क करेगा। उनका ये मतलब है कि भाई इनको अनपढ़ बना दो। अभी हमारे पीछे हमारे पूर्व सीएम हरियाणा सरकार ने स्कूलें बंद कर दिए, और स्कूलें बंद करने की वजह उनका मेन मकसद क्या कि स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें गरीबों के, मेरे जैसे के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या, प्राइवेट में फीस नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने स्कूल कुछ बंद कर दिए, कुछ एक दूसरे में मर्ज कर दिए, और हमारे बच्चे उसी स्थिति में जा रहे हैं जो हमारे बाबा साहब छोड़ के गए थे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम इकट्ठे हों, हम अपना तालमेल बनाएं, और हम कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे हर बार हम लोगों से सदियों से कहते आ रहे हैं भाई हमारी समस्या समाधान क्यों नहीं हो रहा। समाधान तब होगा हम एक होएं, हमारा एक तालमेल हो, और कहीं भी सम्मेलन को हमारी काल आती है तो हम एकजुटता हो गए, उस काल को ये दिखाएं कि हम कहाँ तक खड़े हैं। अभी हमारे को डिवाइड किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने, तब मैं सर्विस में था, हरियाणा सरकार ने AB कैटेगरी लागू, कांग्रेस के राज में AB कैटेगरी लागू कर दी, हमारी कास्टों में कास्टें बना दी, जबकि 1931 की जनगणना के अनुसार अंग्रेज प्रधानमंत्री मैक्स मैकडॉनल्ड ने जनगणना करवाई थी, और उस जनगणना के अंदर ये था कि भाई इनको आरक्षण देने की जरूरत क्या है। तो उस टाइम के MG अटन ने, जो उस टाइम के जनगणना कमीशन थे, उसने जाति जनगणना करवाई, तो उसमें 1108 कास्टें ऐसी थी जो अछूत थी, जिनके छूने से भी लोग नहाया करते, तो उनको ये माना गया कि भाई ये अछूत, उसमें क्लासिफिकेशन बना दिया गया, क्लासिफिकेशन। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त का जो फैसला है, उस क्लासिफिकेशन में भाई उनको भी जातियों में से सब जातियां बना दी गई हैं, जबकि कोई भी संविधान से जो आप बाहर जाके ये सब किया गया है। क्योंकि एक मान लो एक ही कास्ट को मैं लेता हूं, मान लो चमार कास्ट है, उसमें 200 कास्टें, सब कास्टें हैं, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि भाई इसमें 200 कास्ट, सब कास्टों में से किसको कितना % आरक्षण मिला है। उसके बाद भी उनको कास्टों को वो तोड़ने के लिए ये वो सब राजनीति चाल है, और हमारे को उसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से उनको सब कास्टें बना दिया गया। जो आज हम हमारे आपस में जो हमारी एक क्लासिफिकेशन थी जिसमें 1108 कास्टें थी, उनका आपस में लड़वा के वो इधर स्टेटमेंट दे रहा है, कोई इधर दे रहा है। तो ये हमने इस बात को, सरकार की समस्या को हमने समझना है, और हमने एकजुट रह के हम अपनी लड़ाई लड़ने, तब हम इसको सफल हो पाएंगे। रही दूसरी बात, सरकार का यही सदा ही मकसद रहता है, जब हमारे यहाँ AB कैटेगरी बनाई, AB कैटेगरी में क्या था कि एक जो चमार कास्ट थी B कैटेगरी में रख दी, बाकी कास्ट A में रख दी गई। जब ये अपॉइंटमेंट किसी डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट होती थी तो A कैटेगरी के 10 बंदे उसके लगते थे, 10 उसके लगते थे। यदि A कैटेगरी में 10 की बजाय 6 बंदे रह गए, 4 बंदे नहीं मिले तो वो जर्नल से भर लिए गए, B कैटेगरी में से नहीं लिए गए, जबकि वो कानून के एंटी था। उसी प्रकार सेकेंड जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसने क्या करता, रोस्टर के अनुसार हर चौथी पोस्ट रिजर्व को जाती है। उन्होंने 3 पोस्टें निकाली,
और 3 कह दिया गया कि भाई आपकी तो रिजर्व बनती नहीं है, और 3 महीने के बाद फिर 3 निकाली, फिर कह दिया गया आपकी तो रोस्टर में बनती नहीं है। इसलिए ये नए नए तरीके निकालते हैं और उसमें हमारा जो लॉस हो रहा है वो वैसे का वैसा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है कि भाई कास्टों में कास्टें, सब कास्टें बना दी गई है, ये उसी का एक नतीजा है। अब हमने इस बात को समझना है कि हम एकजुट रहें और एकजुट होके हमने संगठित होके आपस का तालमेल बनाकर हमने सब ने बराबर लड़ना है। तो यही मेरा सभी से निवेदन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाउ हम झारखंड से निशांत सिंह मूलनिवासी प्रेसिडेंट। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत और झारखंडी जोहार। आज जो विषय हमें दिया गया है, विभिन्न राज्यों में मूल निवासियों की स्थानीय समस्याओं समाधान पर चर्चा, और इसकी डिटेल में है मूल निवासी पुरखों ने मानवीय गौरवशाली व्यवस्था को वैचारिक आंदोलन के माध्यम से पुनः स्थापित करने का लक्ष्य अपने जीवन के लिए बनाया। मतलब वैचारिक आंदोलन को के पुनः स्थापित करने का, इसको अपने अपने राज्यों के स्थानीय समस्या से कोई रिलेट करना। तो हमारी जो झारखंड राज्य की जो स्थानीय समस्या है, जल, जंगल और जमीन की, और विस्थापन की समस्या इतनी गंभीर है, और वो इसलिए है कि झारखंड हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में काफी रिच है, जहां पर गिद्ध मनुवादियों की कुदृष्टि लगी हुई है, चाहे कोयला हो, अभ्रक हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो। और यह हम मूल निवासियों की जमीन के नीचे है। अब उनको पाने के लिए हमारे जल, जंगल और जमीन को वो येन केन प्रकार से शासन और प्रशासन के माध्यम से हमारे लोगों से छीन रहे हैं। अभी हमारे झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, जिसमें हम लोगों को इन स्थानीय मुद्दों को मुखर रूप से उठाना है। कल रात में हम लोग मूल निवासी संघ झारखंड राज्य की बैठक कर रहे थे। हम लोग रिपोर्टिंग ले रहे थे कितने जिलों के प्रखंडों और पंचायत पर तक हम गए और हमारी कमेटी बन पाई। उसकी संख्या काफी कम थी। हमने अपने साथियों से नम्र निवेदन करके उसका कारण जानना चाहा। तो जो समस्या आई, लोगों ने बताया, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे कैडरों ने जो बताया समस्या, उनका कहना था कि सर, हम लोगों को अलग अलग कार्यक्रमों में लगा दिया जा रहा है, हम उलझ जा रहे हैं। जो हमारा मुख्य कार्य है मूल निवासी सत्ता पाना, जिसके लिए हमको गांव स्तर तक जाना है, प्रखंडों तक जाना है, पंचायतों तक जाना है, हम जा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमारी कमेटी बनी एसीसी की, उसके बाद डीईसी की जो बनी, हम लगभग 19 जिलों तक चले गए हैं झारखंड के 24 जिलों में। वो काम हमने तेजी से किया। हमारा एक कार्यक्रम लग गया दिल्ली में, हमारे लोग कुछ उसमें व्यस्त हो गए। फिर हमारा रांची में एक
बृहद कार्यक्रम हुआ, फिर बामसेप का राज्य अधिवेशन, अभी हमारा एमएस का राष्ट्रीय महाधिवेशन काफ़ी आवश्यक होता है। इन संगोष्ठियों से लोगों को काफ़ी ज्ञान मिलता है और जाकर के लोग अपनी जगह पर लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, वो हमें क्या बता रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं और हमें आपको क्या सिखाना है, वो कैडर क्लास में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमें अपने कैडरों को फ्री भी करना है लोकतंत्र के महापर्व को देखते हुए। तो कल हमने दिशा निर्देश उन लोगों को दिया कि हम आपको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, आप किसी अन्य काम में ना उलझें, एक सूत्री कार्यक्रम करें। हमारा समाधान इस समस्या का एक ही था कि आपको सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम करना है। आप प्रखंड से पंचायत और ग्राम स्तर तक, जमीनी स्तर तक चले जाएं। 15 से 20 और 25 दिनों के अंदर हमें वो संगठन बना कर दें, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम लगाए, लेकिन चुनाव के वक्त घूमने के लिए कैडर नहीं मिलते थे। क्योंकि पहले मैं बामसेप में था, बामसेप का कैडर काफी बनाया था और चुनाव के वक्त वो लोग पीछे हट जाते थे। तो हमारे बोरकर साहब ने बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया, उसको अब बामसेप के लोग फॉलो भी करेंगे। खैर हमें उनसे नहीं है, हम एमएस की बात कर रहे हैं। एमएस को पीपीआईडी का सहयोग, पावर विंग का सहयोग करना है और पावर विंग के सहयोग के लिए हमें ग्राम स्तर तक निश्चित रूप से जाना है। 1 महीने के 25 से 30 दिनों के अंदर का हमने समय दिया है और वो लोग करेंगे। दूसरी समस्या उन लोगों ने बताया आर्थिक संसाधन की, कि जब हम जाएंगे गांव स्तर तक तो क्या बामसेप से सहयोग मिलेगा। हमने कहा ये ग्राम स्तर तक जाने के लिए इतनी छोटी चीज के लिए आपको बामसेप के सहयोग की आवश्यकता नहीं। आप खुद घूमते हैं, बाइक से जाते हैं या दूसरे संसाधनों से जाते हैं हर जगह, तो अपने जिलों में प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर तक जाने के लिए बामसेप के सहयोग की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन बामसेप आपको हमेशा सहयोग कर रहा है, कभी पीछे नहीं रहा है। आप काम तो करें। तो ये आर्थिक संसाधन का जो समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या अभी नहीं है कमेटी बनाने की, और लोगों ने स्वीकारा और इस समाधान की ओर लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग ये काम करेंगे। जो हमारे विषय का विस्तार में जो दिया गया है, महापुरुषों ने जो वैचारिक आंदोलन को चलाया और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, तो हमारे लोगों को जो मूल निवासी संघ जो हमारा है, उसको सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए हम देखते हैं कि अपने पुराने कैडरों में भी हम अपनी घर की महिलाओं को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। 1-2 घर अलग बात है, लेकिन मास लेवल पे यदि हम बात करें पूरे संगठन की, तो हम महिलाओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारे जो मूल निवासी फेस्टिवल्स थे, पर्व थे, जिनको छीन करके मनुवादियों ने काल्पनिक कहानियां गढ़ के उन्हें उस नशे में डाल दिया है जिससे वो मानसिक गुलाम हो गए और मनोरंजन के काम की तरह वो उन फेस्टिवल में झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। जैसा हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, पिछले साल हम नासिक गए थे धम्म विजय दिवस के दिन, बुद्ध लेनी केव्स में सपरिवार गए थे। आज यहाँ भी दीक्षा भूमि में जैसा कार्यक्रम हो रहा है और पूरे नागपुर में धम्म विजय दिवस, अशोका विजयदशमी जिस तरह से हो रहा है, तो हम मूल निवासी संघ को अपने झारखंड राज्य में, आप अपने राज्य में भी जो करना है करें, लेकिन हम झारखंड राज्य में भी हम लोगों को ये चाहेंगे कि हम अपने मूल निवासी पर्वों को पुनः उसके मूल रूप में स्थापित करें। और वो जब हम उसको मूल रूप में स्थापित करेंगे तो हमारी महिलाओं को भी एक साधन मिल जाएगा, वरना वो कहेंगे कि हम तो नीरस हो गए,
आपके इन कार्यक्रमों से हम लोग बिल्कुल नीरस हो गए हैं और हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। फेस्टिवल्स आते हैं, गुजर जाते हैं, और अड़ोस पड़ोस में हम देख रहे हैं सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो हम जैसे धम्म विजय दिवस हुआ, अशोका विजयादशमी हुआ, अशोकाष्टमी हुआ, दीप दानोत्सव हुआ, इसको हम काफी धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारे कैडर और हमारे मूल निवासी महिलाएं और हमारा मूल निवासी परिवार भी एकजुट हो जाए और फिर हमारे कार्यक्रमों में आए। कंक्लूड करने का पर्चा आ गया है, कंक्लूड जल्द ही करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ के यहां बैठे हैं, मैं भी एडवोकेट हूं, वो भी एडवोकेट हैं। पूरे देश में हमारे पुरातात्विक जो भी इतिहास है, जो प्रामाणिक जो विरासत हमें मिली है, उसमें झारखंड में भी बहुत सारी पुरातात्विक विरासत है। जैसे हमारे इटखोरी में है, बुद्ध की प्रतिमा को भद्रकाली बनाया गया है। देवघर में है, वहां बुद्ध की प्रतिमा को काल भैरव, आनंद भैरव बनाया गया है। टांगीनाथ है गढ़वा के पास, वहां अशोक का, सम्राट अशोक के बने हुए काफी कुछ खुदाई में मिले हैं। बिहार के बॉर्डर में कैमूर में ही मां मुंडेश्वरी बनाया गया, मैं खुद जाकर देखा, मैं जाता हूं, रिसर्च करता हूं इस पर भी। तो इन जो विरासत हमारी जो है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी, पुरातत्व विभाग भी लगा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि एक रीट फाइल किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि झारखंड से हैं, ये विरासत की चोरी है, हमारे मूल निवासी विरासत की चोरी है। और हमारा स्थानीय जो हमारे झारखंड में है, यदि हम रीट फाइल करें कि हमारे मूल निवासी विरासत की चोरी हो रही है, जिस तरह से हम महाराष्ट्र, यहाँ तमिलनाडु में मुरुगन की प्रतिमा का हुआ कि बुद्ध की प्रतिमा है और हाईकोर्ट ने रोका, यदि हम वो करें तो हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी मूल निवासी विरासत क्या थी। हमें ऐसे कार्य करने की भी आवश्यकता है। रहा यह हम लोगों का कार्यक्रम था महाधिवेशन, राष्ट्रीय महाधिवेशन, कुछ कमियां हुई, हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। अपने जो झारखंड से लोग आए, हमने सुबह देखा बगल के धर्मशाला से नहा कर आ रहे हैं, कुछ लोगों को शौचालय की प्रॉब्लम हुई। हम लोग इससे सीख लेंगे और सीख लेकर के अगली बार अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे राज्य से लोग आए हैं वो इस महाधिवेशन से जो सीखे हैं उसको लेकर के जाएं, निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ करके पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर चलें। क्योंकि महाधिवेशन जो होता है कि आइकॉन होता है, और हमारा संगठन जो काम कर रहा है, जिस महाधिवेशन से हम लोगों ने जो सीखा है, उसको जाकर के अपने राज्य में, अपने जिलों में लोगों को बताएं कि कितना अच्छा महाधिवेशन हुआ और इस संगोष्ठी से हम लोगों ने क्या सीखा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सर। नाउ महाराष्ट्र से अजय पसिन, मूल निवासी का प्रेसिडेंट। यहाँ उपस्थित सभी मूल निवासी भाइयों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज के इस सत्र के अध्यक्ष और मंचासीन सभी गणमान्य मेरे साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। यह जो सत्र विभिन्न राज्यों की समस्या और उसके समाधान के संबंध में जो चर्चा के लिए रखा गया है, समस्या लगभग सभी राज्यों की समान है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियों को छोड़ दें तो सभी जगह समानता मिलेगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो मूल निवासी कम्युनिटी है उसकी समान समस्याएं हैं और उसके समान समाधान भी है। अब अगर मैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो यहाँ जो समस्या है, यहाँ की समस्या
हमारे मूल निवासी समाज के सही तरीके से निर्णय न लेने की समस्या है। जैसे यहाँ का जो शासक वर्ग है वो हमें अपनी राजनीति से भ्रमित करता है और हम उसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर वो धार्मिक युद्ध के हिसाब से कुछ चाले चलता है, हिंदू मुसलमान या जातिगत, उनके उलझनों में अगर हमारा कम्युनिटी न फंसकर वहाँ से अगर बाहर निकलता है तो इनकी राजनीतिक चालों को फेल कर सकता है और हम अपने समस्या से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ शिक्षा एक समस्या है, स्वास्थ्य एक समस्या है, रोजगार एक समस्या है। तो ये समस्या तो संपूर्ण भारत में है, तो समाधान भी होना चाहिए। यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने कुछ बजट पास किया, मैं उससे थोड़ा प्रकाशित करना चाहूँगा कि समस्या तो लगभग एक जैसी है। अगर हम सही दिशा में समाधान के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो मेरा मानना है कि हम संपूर्ण भारत में हमारे मूल निवासी समाज को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। अभी हमारे वर्तमान में महाराष्ट्र में एक लॉलीपॉप चल रहा है, लाडली बहन योजना, और ये लॉलीपॉप इतना ज़बरदस्त हिट कर रहा है कि हमारा मूल निवासी कम्युनिटी उसमें उलझ रहा है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा कि यह इलेक्शन फंडा है या उनको मूर्ख बनाकर आने वाले समय में पूरी कम्युनिटी को तबाह बर्बाद करने का एक फिक्स एजेंडा है। क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में इसको प्रयोग में ले चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मध्य प्रदेश में सफल हो गए हैं तो इसी तरह वो महाराष्ट्र में भी सफल हो सकते हैं। तो हमारे मूल निवासी कम्युनिटी को सबसे पहले तो ये इस बात से जागरूक हो जाना चाहिए कि अगर वह सरकार कर्जा लेकर अपनी जनता को अगर 1500 रुपए की विधिवत घूस दे सकता है तो वो आने वाले समय में विधिवत तुम्हारा कितना बड़ा सत्यानाश कर सकता है, इससे सतर्क हो जाए। अगर यह बात नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए हमें बीडी बोरकर सर ने जिस दिशा में सतर्क करने के लिए जो विचार रखे हैं वो विचार आने वाले समय में हमें प्रेजेंट में धरातल में होते हुए दिखेंगे कि जो संविधान हमारे लिए हमारे पुरखे बाबा साहब ने लिखकर दिया था, जिससे हमारा इतना कल्याण हुआ, वह कल्याण के पूरे रास्ते बंद कर देंगे और हमारी जो पुरानी स्थिति हमारे पुरखों की उन्होंने जो बना के रखी थी, जिसके अंदर हमारे पुरखों को शिक्षा से वंचित कर दिया था, हमें शस्त्र से वंचित कर दिया था और हमें संपत्ति से वंचित कर दिया था। अभी शुरुआत है कि महाराष्ट्र की इस धरती में पहला अस्त्र चला गया है, जिसमें शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और अदानी फाउंडेशन नाम के एक महाबड़े राक्षस को इसको निगलने के लिए छोड़ दिया है, जिसका उदाहरण चंद्रपुर की विदर्भ की धरती है, जिसमें एक स्कूल को प्राइवेटाइजेशन अर्थात उनके फाउंडेशन में दे दिया है कि आप इस स्कूल का पूरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट सारे चीज आप अपने अंदर ले सकते हैं, ऐसा शासनादेश है। अगर यह शुरुआत हो चुकी है कि वह उस फाउंडेशन के तहत हमारी शिक्षा को अगर निगल रहा है तो उसे निगलने से बचाना हम मूल निवासी कम्युनिटी का कर्तव्य बनता है। आज को हमारी कम्युनिटी को अगर बचाना है तो मूल निवासियों को अपने इस भड़वे बने हुए नेताओं को अपने बीच में से निकाल कर फेंकना होगा और अपनी मूल निवासी समाज की, मूल निवासी कम्युनिटी की सत्ता फिर से प्रस्तावित करनी होगी और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें बचाने के लिए आज वर्तमान में ऐसा कोई धुरंधर जो व्यक्तिवाद के तौर पे भागने वाले हमारे जो लोग हैं उनके सामने कोई नेता नजर नहीं आता। तो हमारी समस्या सबकी कॉमन है, तो समस्या का समाधान निकालने के लिए हम सबको इकट्ठा होना ये हमारा अपना कर्तव्य है। अगर हम अभी नहीं जागे, अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाले टाइम में हम तबाह बर्बाद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जागने का समय है, जगाने का समय है। हम यहाँ से
जो संदेश लेकर जाने वाले हैं हमारे अपने अपने क्षेत्र में जाए और अपने अपने मूल निवासी कम्युनिटी के भाइयों को समझाए कि भाई जाग जाए, नहीं तो आने वाला समय हमें हमारे पुरखों को जिन बुरे हालों में छोड़कर वो रख चुके थे उस दौर पे हमें फिर से जाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए हम मजबूर होने वाले हैं। इसलिए नींद से जाग जाओ और आने वाली समस्याओं से आने वाली पीढ़ी को बचाओ, यही मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। Thank you very much, sir. Now, Madhya Pradesh State, Kaushal Kishore Kori. मूल निवासी समाज में जन्मे हमारे महापुरुष, भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे फूले अम्बेडकरी मिशन के सभी जमात साथी, आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। अभी हमारा विषय है कि विभिन्न राज्यों में मूल निवासियों की स्थानीय समस्या और उसका समाधान, उस पर चर्चा है। उसमें अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका दिया गया है। साथियों, मैं कटनी जिले मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, कौशल किशोर कोरी। हम जब कभी कहीं जाते हैं और जब हमसे हमारा परिचय पूछा जाता है, हमने बोल दिया कौशल किशोर, परिचय लेने वाला संतुष्ट नहीं होता। सभी जगह यह हाल है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादा हाल है। और पूछा कौन, हमने बोला कौशल किशोर। अच्छा, आगे साथियों क्या जानना चाहता है वो? ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। अभी इस विषय में जो नीचे लिखा हुआ है कि हमारे महापुरुष इतने हजारों सालों से जो उन्होंने आंदोलन करके हमको अधिकार दिए हैं और संगठन का निर्माण किया है हमारे साथियों ने, उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यही है कि जाति को खत्म करके समाज का निर्माण करना है। और वो समाज का निर्माण क्या है? मूल निवासी समाज। वो समाज हमारा मूल निवासी समाज है। ये हमारे राष्ट्र स्तर की समस्या है जो कि जाति है। यही जाति छोटी छोटी अन्य समस्याओं को पैदा करती है जो कि क्षेत्रीय समस्याएं हो जाती हैं। ऐसी समस्या हमारे मध्य प्रदेश में भी है। महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार होता है। पूरे विश्व में प्राकृतिक रूप से दो जातियां हैं, नर और मादा, जिसमें से सबसे ज्यादा अत्याचार, दुर्दशा जो है वो महिलाओं की होती है। उसमें हमारा मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर रहता है। जिनके साथ अत्याचार होता है, जब वो अपनी समस्या को लेकर समाधान के लिए थाना जाता है तो क्या दुर्दशा होती है, वो मैं एक कहानी के रूप में बयां करना चाहता हूं। साथियों, महापुरुषों के रूप में अभी हमारे सामने जिंदा है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान कोई एक पुस्तक नहीं है। हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो भी हमको अधिकार दिए हैं अपने आंदोलन से, वो सब उसमें लिखे हैं। वो सब हमको अधिकार दिए हैं। उस संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम जब अधिकार प्राप्त किए संविधान से तो क्या करते हैं? मांग करते हैं। कैसी मांग करते हैं? जैसे हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा समाज जो है, जो मूलवादी समाज है, वो सभी समाज शिक्षित और नौकरी में नहीं है। जो बहुल्य है वो अभी मजदूर है, वो कहीं ना कहीं मजदूरी करता है। तो मजदूरी कहां करता है? किसी पूंजीपति के यहां। पूंजीपति उसे कई दिनों तक काम करवाता है और काम करवाने के बाद 6-7 दिन तक पैसे नहीं देता। जब वो कई दिनों के बाद पैसा मांगने जाता है
चूंकि थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा भी हो गया है, तो वो अधिकार, संविधान से प्राप्त अधिकार से मांग करता है कि मुझे मेरा पैसा दे दो जो मैंने आपका काम किया है। तब भी वो पूंजीपति उसको पैसा नहीं देता, तब वो गुस्सा कर पैसे मांगता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। ये तो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे भारत देश का हाल है। जब उसकी पिटाई हो जाती है तो वो जब घर जाता है तो उसको संविधान याद आता है कि संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं और ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जिससे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और वो पहुंच जाता है थाने। जब वो थाना जाता है तो उसकी वहां सुनवाई नहीं होती, और जाति आधारित जो भी व्यवस्था बनी है जिसमें शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, सछूत हैं, अछूत हैं, वो भी देखा जाता है। यदि उस व्यवस्था में वो निचले तबके का व्यक्ति है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। इतना बड़ा भेदभाव होता है। जब बात नहीं सुनी जाती तब वो निराश हो घर वापस आता है, और वो जो थानेदार है वो फोन लगाता है पूंजीपति को कि फलाने व्यक्ति आया था आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, मैंने अपना काम कर दिया है, मेरा हिस्सा भिजवा देना। और मेरी एक सलाह है, कहीं वो ऊपर न जाए एसपी कलेक्टर के पास, तो विधायक जी से वहां फोन करवा दिया जाए। जब वो मजदूर वर्ग घर जाता है और लोगों को इकट्ठा करके अपने जिला मुख्यालय जाता है एसपी के पास और कलेक्टर के पास, तो जैसा कि थानेदार ने उसको फोन कर दिया था पूंजीपति को, वहां भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि किसी भी एसपी कलेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है, इस लोकतंत्र में भी हिम्मत नहीं है कि वो उस नेता की बात काट सके या उसकी सुनवाई कर सके। जब एसपी और कलेक्टर के यहां सुनवाई नहीं होती उसकी, जब एसपी कलेक्टर के यहां उसकी सुनवाई नहीं होती, तो साथियों उस घर का कितना बुरा हाल होता है। क्या इन एसपी कलेक्टरों की भर्ती कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कौन है? अभी तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम संख्या वाले देशों में होता है, वहां की जनता स्वयं वहां के कानून को निर्माण करने में भाग लेती है। हमारे यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। लोकतंत्र होने के बाद भी यह दुर्दशा है। साथियों विचार करिए, क्या हमने अपना वोट सरकार को दिया है? हमने अपना वोट सरकार को नहीं दिया है, नेताओं को दिया है, एमपी एमएलए को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम बहुत अधिक संख्या वाले देश में निवास करते हैं, तो 10-12 लाख वोटों के समूह को सांसद कहते हैं। हमने अपना प्रतिनिधि चुना है वोट देके कि हम तो अपनी बात संसद भवन में नहीं रख सकते हैं, आप हमारी बातें वहां पे जाकर रखो। लेकिन वो जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात वहां पे नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? क्या किसी नेता को यदि किसी पार्टी की टिकट ना मिले तो क्या हम उसको जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते। जब हम उसको जिता नहीं सकते हैं तो वो जीता किसके वजह से? पार्टी के वोट की वजह से। इसीलिए वो नेता पार्टी की बात वहां पे करता है, हमारी समस्याओं की बात वहां पर नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समाधान क्या है? सर 1 मिनट मैं चाहूंगा। समाधान क्या हो सकता है? जैसा कि हमने कहा है कि संविधान ही सबसे बड़ा समाधान है हर क्षेत्र का। संविधान को पूरी तरह से लागू कराना होगा। अब वो कब होगा? जब हम संविधान को पढ़ेंगे। केवल हमारे वकील साथियों का काम नहीं है संविधान को पढ़ना, हर एक मूल्यवादी साथी का काम है कि संविधान को पढ़े, अपने अधिकारों को जाने। जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे तब उसका सम्मान भी करेंगे, यानी जो BS4 का जो आंदोलन है वो सफल होगा। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन समय की पाबंदी है,
बस एक बात कह के मैं अपने बात खत्म करता हूं। साथियों, हम जिन मुकामों पर हैं वो अपने बलबूते नहीं पहुंचे हैं, भारत के संविधान के बदौलत पहुंचे हैं। तो संविधान का सम्मान करें और उसको अध्ययन करके और गांव के एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। थैंक यू सर। नाउ राजस्थान से मूल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट प्रेमचंद्र भंडारे। साथियों, सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज का जो टॉपिक रखा है, राज्य स्तर पर जो समस्या है, स्थानीय समस्या और समाधान। साथियों, राजस्थान अपने आप में एक भौगोलिक स्थिति रखता है और उस भौगोलिक स्थिति के साथ साथ कुछ चीज़ें अलग से भी रखता है, वो है बोली, भाषा और कल्चर। अगर आपको पूर्वोत्तर राजस्थान में जाना है तो उसका अलग ही कल्चर है, अलग ही बोली भाषा है। अगर आपको शेखावटी इलाके में जाना है तो उसका अलग ही है, पश्चिम में जाना है तो उसका अलग है, सेंट्रल में रहोगे तो उसका अलग है, और दक्षिण में जाना है तो टोटल आदिवासी एरिया है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जल्दी पहुंच जाते हैं बजाय हमारे राज्य के एक छोर से दूसरे छोर पे। और ये जो राजस्थान की स्थिति है, हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ भी कोशिश किया, मेरे साथी लोग आए हुए हैं जो बैठे भी हैं, हम मैक्सिमम 13 से 14 जिलों तक ही हम टच कर पाते हैं। तो इस बारे में भी मैं चाहूँगा हमारे जो सीईसी साथी है और हमारे प्रभारी है हनीफ अंसलोजी सर से भी, कि इस स्थिति के बारे में एक कॉमन प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमें। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि राजस्थान का जो पूर्वोत्तर है वो एज ए पंजाब की तरह हुआ करता था, अच्छा खेती खलिहान सब कुछ था, अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे। और कॉरपोरेट जो सिस्टम है उसको लाया गया और किस तरीके से उन्होंने वहाँ का जो पानी की जो समस्या पैदा की, नदियों के प्रभाव क्षेत्र को रोक के, और उसको ट्रांसफ़र किया गया उद्योगपति क्षेत्रों में, तो एक हरे भरे क्षेत्रों को उसने सूखा बना दिया। और अभी का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट वो चलाने जा रहे हैं, 12 जिला है राजस्थान का, जिसमें सहबाग जंगल है, हसदेव जंगल की तर्ज पे वहाँ पे भी 7 लाख पेड़ है, क्योंकि वहाँ आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधि अभी संसद में पहुँचे हैं। हमारे जो मूल्यवासी भाई है उन्होंने थोड़ी मेहनत की डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और वो पहुँचे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनके वहाँ का जो जंगली एरिया है, अरावली क्षेत्र है, उसको लगातार ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ विस्थापन में उनको लाया जा रहा है। जैसा कि अब तक ये समस्याएं सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में देखी जाती थी, छत्तीसगढ़ और हम देखे झारखंड देखे, इधर मणिपुर में भी शायद यही स्थिति बनाई है उन्होंने, जो पूरा देश भर से लोगों ने देखा। समस्या एक और है जो हमारे टच में चलती है और हरियाणा के साथियों के साथ भी है, वो है नूह मेवात। नूह हरियाणा में पड़ता है, उसका कुछ भाग राजस्थान में भी पड़ता है मेवात। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है साहिल खान जी, वो मेवात से ही आते हैं और वो भी वहाँ अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ देखने का और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके और अपने क्षेत्र को मूल निवासी आइडेंटिटी के साथ लाने का विचार कर रहे हैं। साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं समाधान पे चर्चा। साथियों, सबसे बड़े समाधान हमारा जो संगठन है, जो बाबा साहब चाहते थे, वो जब तक फैलेगा नहीं तब तक कोई समाधान की आप उम्मीद ही मत करो। और संगठन में भी एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट के तौर पे करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा रिव्यू मीटिंग और आप कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रखेंगे, उतना संगठन में होने वाली हलचल, राज्य स्तर की समस्या
उस पर भी आपको विचार्य चीज़ें मिलेगी कि हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है या फिर स्टेट प्रभारी है, ना कि वो एक राज्य अध्यक्ष से बात करने के लिए प्रभारी बनाया, बल्कि वो स्टेट के साथ कम्युनिकेट भी रहे। अगर अध्यक्ष नहीं है तो महासचिव के साथ डील करे, महासचिव नहीं है तो कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी मिले उसके साथ कार्यकारिणी के साथ डील करें। अगर हम इस तरीके की एक पॉलिसी भी चाहते हैं कि हमारे कुछ साथी लोग अलग अलग समय पे अपना टाइम शेड्यूल देते हैं, तो अगर एक साथी उस टाइम शेड्यूल पे मौजूद ना हो तो उसकी जगह दूसरे साथी के साथ वो पूरी मीटिंग को अंजाम दिया जाए। साथियों, संगठन के साथ ही और संगठन के विस्तार के साथ ही इस समाधान जो चाह रहे हैं समस्याओं का, वो पॉसिबल दिखाई पड़ता है और हम उस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे 2-3 महीने की कार्यकारिणी का कार्यकाल हुआ है और हम नए नए तौर पे इसको वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। तो साथियों, इसी संगठन के बढ़ने की इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी। थैंक यू सर। नाउ उत्तराखंड से दीपक चारियार, जनरल सेक्रेटरी, मूल निवासी संघ। ठीक है। सर्वप्रथम इस समाज की बेहतरी के लिए समय समय पर इस देश में पैदा हुए महापुरुषों को नमन करते हुए मंच में आसीन सभी साथीगण और सभागार में उपस्थित सभी समाज के हित चिंतक साथियों, जैसा कि हमारा अभी का विषय है विभिन्न राज्यों में मूल निवासियों की स्थानीय समस्या व समाधान पर चर्चा। साथियों, मैं उत्तराखंड से आता हूं। आप पूरे देश भर में जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। साथियों, आप जानते होंगे देव किसको कहते हैं? वो देव जो उत्तराखंड में निवास करते हैं। साथियों, उत्तराखंड में जो देव हैं वो प्राचीन समय में इस देश के ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता था। तो ये भूदेव उत्तराखंड की धरती पर मैदानी हिस्सों से पलायन करके वहाँ बस गए और वहाँ के देव बन गए। जो आप देव समझते हो वो देव वही भूदेव हैं। साथियों, देवों ने कहा है, देव मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं जगत धीनम देवता, देवता धीनम मंत्रा, मंत्रा धीनम ब्राह्मण, अथ ब्राह्मण देवता। उत्तराखंड जो देवभूमि है उस देवभूमि में ब्राह्मण कहते हैं। संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। साथियों, आप उत्तराखंड शायद वो आते होंगे। उत्तराखंड की हर चोटी में आपको ये जो आडंबर और अंधविश्वास के देवता आपको हर जगह मिलेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम जितने भी धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक स्थान है वो आपको वहाँ मिलेंगे। साथियों, जिस प्रकार वहाँ देवभूमि है उसी प्रकार वहाँ की संस्कृति भी है। साथियों, आप जानते हैं इस देश में संस्कृति गैर मानवीय और आडंबरी संस्कृति का प्रसार ब्राह्मणों ने किया है। तो ऐसा ही उत्तराखंड में है। वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ दूर दूर तक पहाड़ी क्षेत्र है। 80% भाग वहाँ पहाड़ का है और लगभग 15-20% मैदानी क्षेत्र है। उन पहाड़ी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरे जगह में जो समस्या होती है उसका बहुत दिनों बाद पता चलता है। जब बहुत दिनों में पता चलता है तो हमारे सामाजिक संगठन उस पर एक्शन करते हैं।
जिस एक्शन में, जैसा अभी मेरे साथी ने बताया था, उसको भी ब्राह्मणी तंत्र के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो अपराधी या जो भी वहाँ पर एट्रोसिटी होती है उस पर अमल होता है, उसके बहुत संघर्ष करना पड़ता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सामाजिक समस्याएं और सांस्कृतिक समस्याएं हैं, जैसा कि कल एक साथी ने कहा था कि गोलवरकर कहते थे कि राजनीति में राजनीतिक सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन सांस्कृतिक सत्ता को बरकरार बनाए रखना ये हम सब जानते हैं। और ब्राह्मणों ने या कह लो दुश्मनों ने सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए कहीं देवभूमि बनाई, कहीं इनके धाम बनाए, कहीं आश्रम बनाए, तमाम आडंबर इन्होंने थोपे। और सबसे बड़े की मजे की बात यह है कि हमारे समाज के लोग शिक्षित होने के बाद भी ब्राह्मणी आचरण को अपने आचरण में लाते, यह हमारे लिए सबसे माइनस, सबसे निगेटिव बात है कि हमारे शिक्षित लोगों को शिक्षा का वास्तविक स्वरूप न देखकर वो आडंबर की तरफ जाते हैं। यह बड़े दुख का विषय है। साथियों, हमें अपने आचरण में शिक्षित होने के बाद सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना आना चाहिए। अगर हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो हम शिक्षित होने का हमें कोई फायदा नहीं होता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में संस्कृति, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो पूरी तरह से रच और बस गई है। यहाँ तक कि हमारे समाज के लोगों ने, बाबा साहब ने अथक प्रयास करके, ज्योतिबा फुले साहब ने 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। उस गुलामगिरी किताब को मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के शायद वो मुश्किल से 40% लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो उस आचरण को वो नहीं करते। साथियों, गुलामगिरी किताब अगर आपको यहाँ उपलब्ध है तो हर किसी के घर में होनी चाहिए। जो हमारी महिलाएं आडंबर और अंधविश्वास में फंसी हैं, उस गुलामगिरी किताब को अवश्य पढ़ें। ज्योतिबा फुले साहब ने जब गुलामगिरी किताब लिखी थी, आरएसएस वालों ने उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरी किताब लिखी थी। उसका नाम था, क्या नाम था उसका किताब का नाम? सत्यार्थ प्रकाश। साथियों, सत्यार्थ प्रकाश अभी भी शायद समाज में चलती है और हमारी गुलामगिरी हमारे लोगों के घर में नहीं मिलती है। यह बड़े दुख की बात है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हर आदमी के घर में गुलामगिरी होनी चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। अगर हम इस सांस्कृतिक ढांचे को ध्वस्त कर देते हैं तो हमारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा अगर समाज में प्रतिष्ठापित कर देते हैं तो निश्चित है आने वाली समय हमारी गौरवान्वित होगी। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अशोभनीय बात है और हमें ये देखना होगा कि हमें जो ब्राह्मणी संस्कृति है उसको समूल नष्ट करना होगा। अगर हम उसको समूल नष्ट कर पाते हैं और फुले अम्बेडकरी विचारधारा को समाज में प्रतिष्ठापित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन और आने वाला समय हमारे बच्चों का होगा, हमारे आने वाली जनरेशन को होगा। वो गौरवान्वित जीवन जिएंगे। अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अशोभनीय बात होगी। साथियों, दूसरा मेरा ये कहना है कि जितने हम केंद्रीय कार्यालयों में, केंद्रीय सिस्टम में अधिवेशन करते हैं, कैडर कैंप हमें ज़्यादा लगाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें जिले स्तर में प्रत्येक गांव-गांव तक कैडर कैंप, अधिकतम मात्रा में कैडर कैंप लगाने चाहिए और अधिकतम कार्यक्रम में गांव में जाकर करने चाहिए। अगर हम गांव-गांव में फुले अम्बेडकरी विचारधारा को पहुंचा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा का विकास होगा और हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित जीवन जिएंगी और गौरव का आभास करेंगी। साथियों,
जैसा कि हम जानते हैं, बाबा साहब ने, फुले साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जितने भी लोग शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों का फर्ज बनता है कि वो अपने तन मन और धन का, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, 20वां हिस्सा समाज के लिए खर्च करें। अगर अपने तन मन धन का 20वां हिस्सा हम समाज को ईमानदारी से देते हैं तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आता है, और समाज में परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। साथियों, मैं महसूस करता हूं, अगर हम किसी कार्यक्रम को, अगर किसी भी घटना या कोई सिस्टम को हम टेकअप करते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं और उसके पीछे दिन रात एक कर लेते हैं, तो उस घटना में हमें सफलता मिलती है, और निश्चित रूप से जो एट्रोसिटीज होती है उसमें सबक मिलता है। अगर हम उस घटना को हल्के रूप से लेते हैं और गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वो घटना दबा दी जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि हम लोगों को कोई भी अगर समाज में एट्रोसिटी होती है, कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है, उसमें हमें एकजुटता के साथ और तत्परता के साथ और एकजुट होकर और निष्ठा के साथ अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। मुझे पर्ची मिल गई है। साथियों, मेरा सभी से अनुरोध करना है कि बाबा साहब के, फुले साहब का जो त्याग है, उसकी वजह से हम लोग आज बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, और अपने जीवन का अगर हम 20वां हिस्सा शरीर से, मन से और धन से समाज के लिए त्याग करते हैं, समाज के लगाते हैं, तो आने वाला समय हमारा होगा। इन्हीं बात पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय सकानंद, जय मूल निवासी। Thank you very much, sir. Now, our Dr. Anand Kumar presidential speech में सभी डिटेल रखना चाहिए। सम्मानित मंच और मंच के समक्ष मूल निवासी बहुजन समाज के जाबाज साथियों, आप सभी को मूल निवासी संघ की तरफ से मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि इस देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इस देश के मूल निवासियों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा विषय प्रतिनिधि सत्र के रूप में आपके समक्ष इस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा गया है। उसमें मूल निवासियों की समस्या और समाधान पर चर्चा, विभिन्न राज्यों में डिफरेंट स्टेट्स में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में चर्चा करना और उसका समाधान इस मंच से करना, ये विषय का लक्ष्य है। समस्या रूपी जख्म दुश्मन ने दिए हैं, लेकिन अपनों ने भी दर्द कम नहीं दिए हैं। इसलिए भावनाओं में आहत होकर के अगर दुश्मन के दर पर मलहम पट्टी करते करते अपने लोगों पर भी कुछ छींटे मैं मार दूं
तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। और इसलिए जो मीडिया साथी इसको लाइव दिखा रहे हैं, संगठन हित में, समाज हित में, और मेरे पर भविष्य में लोग ताने ना कसें, उसको देखते हुए आप लाइव बंद कर दीजिए। नहीं तो कहेंगे कि एक प्रोफेसर उत्तर प्रदेश से आया था, प्रोफेसर है, और इधर से समाज और संगठन पर भी छिट्टे मार के चला गया। तो मैं उससे बचने के लिए पहले आगाह कर दे रहा हूं कि लाइव को भी बंद कर दीजिए अगर ऐसा लगता है तो। साथियों, इस देश में मूल निवासियों के समक्ष समस्याएं हैं, और जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक पुरखों का जो सपना था इस देश के प्रति, वो सपना, और पुरखों ने संविधान के माध्यम से इस देश के भविष्य की जो परिकल्पना रखी है, वो परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। और तथागत बुद्ध के मुताबिक अगर हमारे सामने समस्या है तो उस समस्या का क्या है? कारण है। और अगर समस्या कारण लेस है तो उसका समाधान उसके विनाश के साथ होता है। जैसे जानलेवा बीमारी, जानलेवा बीमारी का समाधान कैसे होता है? जानलेवा बीमारी का समाधान वो जिस शरीर को पकड़ती है, जब तक वो शरीर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो समस्या का समाधान नहीं होता। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो कारणलेस है, रीजनलेस है। और अगर कारण पता है समस्या का तो उसका निवारण भी पता है। भारत देश में भारत के मूल निवासियों ही नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक और इस देश की समस्या का समाधान उसकी व्यवस्था है अपने पास, है कि नहीं है? उसकी व्यवस्था है ना। कहां पे समाधान होना है इसका? अरे पुरखों ने दिया ना कि ये आपकी व्यवस्था है, यहां पे आपका समाधान होना है समस्याओं का। भारत का संविधान है। भारत का संविधान, उसी संविधान में इस देश के हर नागरिक और इस देश की समस्या का समाधान भारत के संविधान में है या नहीं है? इधर एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, एक दो लोग है ना। हाँ, चूंकि मैं ना तो सोशल साइंस का विद्यार्थी हूं और ना तो आपके ये विधि लॉ का विद्यार्थी हूं, तो उसका समाधान है। और आप ये क्लेम कर रहे हो कि उस व्यवस्था का निर्माण आपके पुरखों ने किया, और इस देश के आप बहुसंख्यक लोग हो, और फिर भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? संविधान के माध्यम से इस देश में वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्था लागू है। वकील साहब, लागू है ना? संवैधानिक व्यवस्था इधर बता रहे हैं कि लागू है।
और जब अगर संविधान लागू है तो फिर उसके बावजूद हमारी समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं। तो इस पर्चे में ये 4 लाइन, 5 लाइन और छठा लाइन आधी लाइन है। इस पर्चे को अगर हमारे राज्य अध्यक्ष का, राज्य से जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, 1-2 साथियों को छोड़ करके, अगर इसको पढ़ते और जिस मकसद के लिए इस विषय का निर्माण किया गया है वो मकसद भी समझ में आता है, उस पर बेहतर एक आप समाधान रख पाते इस सभागार में, तो उसमें 2 समस्याएं पॉइंट आउट होती हैं। एक है ब्राह्मणवादी सरकारें और दूसरा है संविधान को अक्षर सा लागू नहीं करना। ये दो ही समझ में आया मुझको। तीसरा अगर किसी को आया तो प्लीज बता दीजिए। तीसरा अगर समझ में आया हो तो बता दीजिएगा इस 6 लाइन में। तो ये जड़ पकड़ में आ गई कि उन्होंने इस देश में संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किया, इसीलिए इस देश के हर नागरिक की समस्याएं भी बरकरार हैं और साथ साथ देश की भी समस्या बरकरार है। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं समाधान की तरफ बढ़ता हूं। तो अभी मैं बैठा था तो हमारे जिले सिंह सब्रवाल जी हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, बोल रहे थे कि सभी का समाधान संघ है। तो मैंने भी कहा हाँ संघ है, संगठन है। और बाबा साहब भी इसी नागपुर की धरती में एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं 1946 आई थिंक, और उसमें वो बोलते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू जिन्ना के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब संख्या में कम लोग हैं, और उसके बावजूद भी मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो वो बताते हैं कि आपको पता है, वो ऑडियंस को से बोलते हैं कि आपको पता है क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं इस देश में एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरी वो सुनने को तैयार नहीं। तो बताते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय एक केंद्रीय संगठन के साथ क्या है, वो संगठित है, और यही कारण है कि मिस्टर जिन्ना और मिस्टर नेहरू, सॉरी मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू जिन्ना के सामने घुटने टेक देते हैं, और जबकि इस समाज का कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं है। साथियों, संगठन बना देना और संगठन के नाम से चला देना ही सफिशिएंट नहीं है। मैं ट्रेन में था, तब भी मैं लाइव सुन रहा था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे बामसेब के सभी ऑफशूट्स के। और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन के, लाइव चल रहा है क्या, कि कैडर का मतलब नहीं पता, हम कैडर बना नहीं पाए हैं। अगर 50 सालों में आप कैडर नहीं बना पाए तो और हमारी जिंदगी का कितना साल जाने वाला है, कितनी पीढ़ियां खपाने वाले हो। मैं बता रहा हूं, संविधान बचाने वाले नहीं चाहिए हमको,
जला दो संविधान, खत्म कर दो। हमको संविधान चलाने वाले लोग चाहिए, दोनों में अंतर है। संविधान बचाने वाले अगर आपने पैदा किए तो फिर वो आपको केवल बचाने की लड़ाई लड़ सकता है, उसको चलाने की समझ नहीं पैदा होगी। मैं जब आया, मैं चूंकि जिस संस्थान से बिलोंग करता हूं, उस संस्थान का इस देश के जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, सब में उसका हस्तक्षेप होता है। और मेरी जब समझ ये विकसित हुई तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था, अरे मेरा प्रतिनिधित्व है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझको जाने का। और जब उस संस्थान में एंट्री किया तब मुझे पता चला कि ये तो इनिशियल लेवल पे हमको प्रतिनिधित्व मिलता है। उस संस्थान को चलाने के लिए इतनी स्टीयरिंग कमेटियां बनती हैं और उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। है क्या भाई? राज्य का लोक सेवा आयोग के सदस्य इन विश्वविद्यालयों हायर एजुकेशन के प्रोफेसर बनते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कोई नियमावली? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है अब, लेकिन स्वतंत्र सदस्य आता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव और स्वतंत्र सदस्य में अंतर है, यह समझिएगा। मैं अनुसूचित जाति ओबीसी का हूं, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा वहां, और एक स्वतंत्र सदस्य बन के जा रहा, दोनों में अंतर है। इसलिए मैं समझ गया कि रिप्रेजेंटेशन एक एंट्री लेवल पर है और उसके आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा, संगठन ने हमारे सामने जो लक्ष्य रखा वो क्या रखा? व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको व्यवस्था सबसे पहले बनानी पड़ेगी। एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप उस सिस्टम को हटा करके दूसरा सिस्टम लाना चाहते हो तो आपको सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। हमने सिस्टम डेवलप किया क्या कोई? खैर अब उसकी जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में महापुरुषों ने सारा सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है, और भारत का संविधान गारंटी देता है कि इस देश का बहुसंख्यांक उस सिस्टम पर काबिज होगा। और उसके बावजूद भी अगर उस पर हम काबिज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम संगठित हैं क्या? आपके सामने सारी चीजें फ्लोर हो रही हैं, तो वैसी स्थिति में आपके पास क्या चारा बचता है? तो बाबा साहब फिर वो एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि एक समय ऐसा होगा, ऐसा आएगा कि आपके सभी अधिकार क्या होंगे? क्या होंगे? चले जाएंगे। और उस समय जो आपका सबसे बड़ा सहयोगी होगा वो क्या होगा? संगठन होगा। हम बामसेब के माध्यम से इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और उसी दृढ़ शक्ति के साथ, पूरे त्याग और समर्पण के साथ। इस पर कोई भी मुझसे सवाल जवाब ना करे।
ने 50 सालों से शिद्दत के साथ आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन को चलाने के बावजूद भी 50 साल बाद हमारी अगर ये स्थिति है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर संघ और संगठन ही काफी नहीं होता है, बना लेना और चला लेना। दूसरा फिर कि हम बामसेब के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं और बामसेब को का संस्थाईकरण, एक संस्थागत नेतृत्व प्रदान करते हुए व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप के साथ, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में क्या होता है? कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कलेक्टिव, सबका कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स होता है और उस कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स के साथ वो संस्थान क्या है, ऊंचाइयों पर जाता है। और अगर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स ने बदमाशी की तो फिर क्या होता है संस्थान का? संस्थान का क्या होगा? क्या होगा? क्या कुछ बोल रहे हैं? डाउनफॉल होगा, डाउनफॉल होगा। साथियों, इस देश में दो तरीके के संस्थान हैं। आपने सुना होगा, मैं उसी संस्थान की बात करूंगा जिस संस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। उस संस्थानों में नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान है, नाम सुना होगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान नाम सुना है ना सबने? IITs NITs का नाम तो सुना है। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन, भारत के राष्ट्रीय संस्थान। और उस राष्ट्रीय संस्थान की डिग्री किसी जो निम्न स्तर का कॉलेज है उसकी डिग्री, दोनों का मूल्य बराबर होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। डिग्री की वैल्यू में बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी आप और हम अपने बच्चे को कहां पे भेजना चाहते हैं? कहां पे भेजना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहूंगा सर, 5-10 मिनट में ज्यादा ले रहा हूं, बस आपका 5 से 7 मिनट में बंद कर दूं। कहां भेजना चाहते हैं? नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान में भेजना चाहते हैं, यह सच्चाई है। और उस नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान में भेजने के लिए वो बच्चा 2 से 3 साल क्या करता है? तैयारी भी करता है। और नेशनल इंपॉर्टेंस संस्थान का मैं बताऊं 2 वाक्य। डॉक्टर तनुज मेश्राम इसी संगठन के रहे हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं लेकिन रहे हैं इस संगठन के। He is PhD from Boston University और वो मुंबई में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सर, बट उसका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल स्टेटस है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बट उसका स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल स्टेटस है। और मैं ये कि स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान में हूं। मैंने उनको कॉल किया कि सर आपका 10 मिनट का मैं उद्बोधन चाहता हूं इधर यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन आप कर दीजिएगा। तो पता है उन्होंने क्या बोला? मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वो बोल रहे थे कि पहले आप अपने संस्थान का जो प्रोफाइल है उसको भेजिए और मैं देखूंगा कि आपके संस्थान मेरे लेवल का है कि नहीं बोलने के लिए, तब मैं आपको कंसेंट दे सकता हूं बोलने का। अदरवाइज ये इंस्टीट्यूशन हमको परमिट नहीं करेगा बोलने का। आप समझिए।
रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के हम इकलौते संस्थान है व्यवस्था परिवर्तन के, ये क्लेम कर रहे हैं क्लेम समाज में। मैं एक बार सोचा कि अगर वो मेरा प्रोफाइल पूछते मांगते तो बात भी थी, वो संस्थान का मांग रहे हैं, प्रोफाइल की देखता हूं कैसा है। दूसरा वाक्य, IIT खड़गपुर के लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर, वो मेरे साथ थे जब मैंने बताया कि सर मेरा रिसर्च एरिया ये है, तो वो चूंकि लेवल उनका था तो मेरे कंधे पर हाथ रख के हम बात करते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि सर ये जो वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप मेरे यहां भी ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो बोलते हैं कि सर मैं क्षमा चाहूंगा, हम केवल नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन में ही ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके संस्थान में हम ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। समझिए, इसका मतलब यह है कि अगर इस देश में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के हम इकलौते संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो हमारा स्टेटस, हमारा एक्सपेंशन भी उसी तरीके का, फैलाव क्षेत्र भी उसी तरीके का होना चाहिए। ये कार्यकारिणी के सदस्य ही सफिशिएंट नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं। ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट चलाने के लिए जो भर्तियां होती हैं, उस भर्तियों में जो मूल पद दिए जाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते उस संस्थान को चलाने के लिए। बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं और लोगों को रिस्पांसिबिलिटियां दी जाती हैं, जिस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है वैसी रिस्पांसिबिलिटी भी दी जाती है। तो इधर मैं 17 सालों से देख रहा हूं, 17 ईयर्स। मैं पहले सोच रहा था हो सकता है यार ये समस्या हो, बट हम कार्यकारिणी बनाना और कार्यकारिणी बिगाड़ना चला पाओगे क्या? दिल्ली एक छोटा सा राज्य, दिल्ली छोटा राज्य है ना, छोटा राज्य कौन सा है सबसे? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य। गोवा की का अगर वो सत्ता आ जाए हाथ में, चला लोगे? मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश की सत्ता आज मेरे हाथ में आ जाए, चला पाऊंगा? कितने पैदा करके दिए हैं वहां चलाने के लिए? सत्ता चलाना मजाक बात नहीं है। इसलिए साथियों, संगठन के एक जाबाज कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबको समझता हूं कि आप सभी जाबाज कार्यकर्ता हैं और जरूरत के मुताबिक लक्ष्य बड़ा है, व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है, और सत्ता तो बहुत छोटी चीज है। अभी आपको और दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 बातें कही गई हैं, 3 न्याय की बात कही गई है। वकील साहब, 3 न्याय है ना? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। और अगर इस देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो एक ही अन्याय हो रहा है क्या? पॉलिटिकल अन्याय हो रहा है बस? 2 अन्याय नहीं हो रहे क्या? क्या सोशल अन्याय नहीं हो रहा है क्या? सामाजिक अन्याय नहीं हो रहा है क्या? और आर्थिक अन्याय नहीं हो रहा है क्या? और अगर लगता है कि हो रहा है तो लेट ही सही, हमने सभी तरफ अपने पैर पसार देने चाहिए और एक आर्मी से अगर कोई सदस्य हो तो जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, उस आर्मी का जो पूरा उनका जत्था होता है, क्या बोलते हैं उसको सर? बटालियन। उस बटालियन में
सारे एक्सपर्ट होते हैं ना, डॉक्टर भी उसी में होता है आर्मी, वो बंदूक भी चलाता है कि नहीं? बंदूक भी चलाता है, डॉक्टर भी होता है, ऑपरेट भी करता है, सर्जन होता है, वो भी बंदूक चलाता है। अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो बंदूक चलाएगा। हाँ, तो इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन कहना और उसके मुताबिक संगठन खड़ा करना और संगठन खड़ा करके समाज में क्लेम करना कि वी आर ओनली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूल निवासी बहुजन सोसाइटी एंड वी आर डेडिकेटेड टू चेंज द सिस्टम within the limit of the time, not to be the unlimited time। ये मैं पसंद नहीं करता। तो आओ त्याग और समर्पण एक मैं करता हूं, एक आप करो। मैं यहीं से रिजाइन दे करके चल दूंगा। उस स्तर का हूं, उस स्तर का हूं। संस्थान में यह भी बोलता हूं मैं कि मेरी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी नौकरी को लात मारता हूं, सरकार मेरा क्या दे पाएगी? मेरे टैलेंट का रेवेन्यू सरकार दे पाएगी क्या? कौन सी पोस्ट है दे पाएगी बताइए? इस देश में है कोई पोस्ट? इस देश के हर मूल निवासी का जो टैलेंट है, जो स्किल है, उस स्किल का रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट नहीं पे कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, नहीं पे कर सकती है। तो इसलिए मेरे जैसे इस समाज में दर्जनों है, सैकड़ों पैदा कर दूंगा रिजाइन करने वाले नौकरी। लेकिन तुम भी आज ये शपथ लो कि तुम रिजाइन करके आज यहां से निकलोगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। कोई ऐसी घड़ी तुम्हारे सामने ना खड़ी हो जाए, मुश्किलें ना खड़ी हो जाए कि तुम्हें रोटी के लिए मोहताज होना पड़े, तो उस समय मैं तुमको छोड़ दूंगा। ऐसी स्थिति मेरे सामने मत पैदा करना। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। साथियों, आप सभी बैठे रहेंगे, अभी तुरंत समापन सत्र भी शुरू करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल। अब सब स्पीकर्स को थैंक्स बोलता है, धन्यवाद देर से। अब सभी को धन्यवाद। और हमारा मुक्ताय समारंभ चालू हो गए। थैंक यू और सब स्पीकर्स को। मैं फर्स्ट टाइम इधर बात करने, मैं हिंदी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इंग्लिश में बात करना है। से क्या तकलीफ है तो एक्सक्यूज़ करना।